हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और लास्ट में दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और रोज़ की तरह ही लास्ट में स्टैटिक जीके के जो है क्वेश्चन रखे गए हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पर आपके ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भारत को 9 प्रोजेक्ट के लिए 12,827 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण कौन सा देश प्रदान करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो 9 प्रोजेक्ट के लिए जो है ये जापान देने वाला है 12,827 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने वाला है। तो ये जापान करने वाला है, तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है जापान भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 परियोजनाओं के लिए जो है 232.20 अरब एन जो है एन वहाँ की मुद्रा है जापान की, तो करीब 12,827 करोड़ रुपए का कर्ज देने वाला है भारत को। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर निम्न परियोजनाओं के लिए जो यहाँ पर ऋण देने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा, जो ऋण दिया जाएगा। और तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण के लिए, और हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ये ऋण जो है लिया गया है जापान से। याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं जापान के बारे में, क्योंकि जापान आया है। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं फूमियो किशिदा, यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा यहाँ की जापानी एन यहाँ की मुद्रा है। और जो यहाँ का एक त्यौहार है जिसका नाम है सोमिन साई त्यौहार, ये जापान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जापान से जो करंट अफेयर है कि जापान और भारत के बीच जो है धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स जो है युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो ये जो धर्म गार्जियन है, वीर गार्जियन है और जिमेक्स है, ये भारत और जापान के बीच अभ्यास हैं। तो याद रखेंगे। जापान ने ही चंद्रमा पर सफलतापूर्ण उतरने वाला 5वां देश बन गया है, जापान बन गया है। तो याद रखिएगा, जापान 5वां देश बन गया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो शामिल होने वाला जो 119वां देश बना है वो माल्टा बना है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी बात आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों जानते हैं, जो माल्टा है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, मैंने बताया आपको, ये 119वां देश बन गया है। और माल्टा के जो विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर कटजार, इनका नाम है। और इन्होंने ISA फ्रेमवर्क जो है समझ हस्ताक्षर इसमें किया है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो मैंने बताया इसकी जो स्थापना हुई है वो 2005 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके जो महानिदेशक है दोस्तों वो हैं अजय माथुर।
अजय माथुर जो हैं इसके जो है महानिदेशक हैं अजय माथुर, तो याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है वो दोस्तों हरियाणा में है, ये भी बात आपको याद रखी है मुख्यालय। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का जो आयोजन है किस देश में किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो संयुक्त राष्ट्र जो है शांति मिशन में सक्रिय रूप से शामिल जो है 19 देशों की सेना द्वारा ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और जिसका नाम है शांति प्रयास 4। याद रखिएगा 19 देशों के 1125 से अधिक जो है प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं और ये जो है युद्ध अभ्यास ये 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक अभ्यास जो है इसमें शामिल होंगे, ये अभ्यास किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है इस अभ्यास का वो शांति अभियानों में नेपाल की पारदर्शी जो है प्रदर्शित करना दक्षता को, इसका जो उद्देश्य रखा गया है कि शांति अभियानों में नेपाल की जो है प्रदर्शित करना दक्षता को जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। और बता दें कि नेपाल के जो राजधानी है वो है दोस्तों काठमांडू और मुद्रा यहाँ की है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं श्री रामचंद्र पौंडेल यहाँ के जो हैं दोस्तों राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में। देखिए दोस्तों युद्धाभ्यास आया है तो युद्धाभ्यास के बारे में सभी रिवीजन कर लेते हैं। तो वायु शक्ति अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है, तो ये अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। मिलन अभ्यास 2024 ये भारत सहित इसमें 50 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये बहुराष्ट्रीय जो है अभ्यास है मिलन। डेजर्ट नाइट अभ्यास 2024 इसमें जो है भारत, फ्रांस और यूएई देश शामिल हैं। ये अभ्यास जो है भारत, फ्रांस और यूएई मिलकर करते हैं। अभ्यास खंजर की बात करें तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और अभ्यास आयुत्या जो अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन के बारे में। तो डेजर्ट जो साइक्लोन अभ्यास है ये भारत और यूएई के बीच आयोजित किया जाता है। और विन वैक्स अभ्यास की बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। वहीं पर प्रस्थान अभ्यास ये भारत और भारतीय नौसेना के बीच आयोजित होता है। और वायु शक्ति अभ्यास 2024 ये भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। और मिलन अभ्यास मैंने बताया इसमें जो है 50 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं, भारत सहित इसमें 50 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों ये देखिए रिपीट हो गया है, तो दोस्तों याद रखना। क्वेश्चन नंबर आइए 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राजपूत बने हैं। तो ये दोस्तों जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं लालचंद राजपूत, तो ये दोस्तों बने हैं यूएई के, यूएई टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। तो यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं लालचंद राजपूत, इनको 3 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और ये जो हैं 2007 में T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कोच थे। तो ये जो 2007 में G20 विश्व कप हुआ है उसको जीतने वाले पहले जो है यहाँ के भारतीय टीम के कुछ वो जो है मुख्य कोच थे ये। तो ये जो राजपूत है इन्होंने 2016 से 17 में अफगानिस्तान को भी कोचिंग दी है। और ये राजपूत ने भारत के लिए 2 टेस्ट वनडे खेले हैं, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में। तो पंजाब चुनाव आयोग के टेस्ट आइकन जो बने हैं, स्टेट आइकन, तो वो बने हैं शुभमन गिल। तो शुभमन गिल जो है पंजाब चुनाव आयोग के स्टेट आइकन बने हैं।
और बात करें कि ICG के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो नवाफ सालम को बनाया गया है, तो याद रखना। और बोइंग डिफेंस इंडिया के MD जो बने हैं वो निखिल को बनाया गया है। और बता दें कि अल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं नायब बुकेल, तो नायब बुकेले यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय जो निदेशक बनाई गई वो बनाई गई हैं साइमा वाजेद बनाई गई हैं, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो वो है गैब्रियल अटल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और कोमोरेस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अजाली असीमानी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वहीं पर अगर आपसे पूछे श्री सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष कौन हैं तो वह हैं PM नरेंद्र मोदी, वहाँ के अध्यक्ष हैं। और राजकुमार राव जो हैं वो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बन चुके हैं। और वहीं पर जो है SBI के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो MS धोनी को बनाया गया है। और राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं कैटरीना कैफ, तो राडो जो है उसके जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनाई गई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बैग लेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो बैग लेस स्कूल जो कि पहल की जो शुरुआत है वो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में की गई है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैग लेस स्कूल पहल ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। और पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नए प्रशिक्षक जो है नए शैक्षणिक सत्र में 2024 और 25 से स्कूल बैग पॉलिसी का पालन यहाँ पर किया जाएगा। और पॉलिसी के तहत जो है पहली के विद्यार्थी के बस्ते का जो वजन होगा वो 1.6 से 2.2 किलोग्राम का होगा। और वहीं पर 10वीं जो के विद्यार्थी के बस्ते का जो बोझा होगा वजन होगा वो होगा दोस्तों 2.5 से 4.4 किलोग्राम का, मतलब 2.5 किलो से 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का वजन। अब दोस्तों अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और यहाँ की राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। जिले यहाँ पर 55 हैं। राज्यपाल जो हैं गंगूभाई C पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहन यादव बनाए गए हैं। विधानसभा की सीटें 230 हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश से करंट अफेयर। मध्य प्रदेश राज्य ने बीरा राणा जो है यहाँ की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। और रानी जो दुर्गावती श्री अन्न जो है प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश राज्य ने भी शुरू की है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं जिनका नाम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, यहाँ के डिप्टी CM होंगे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर यूनेस्को ने वहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में जो ग्वालियर शहर है इसको संगीत की नगरी का खिताब दिया है। और जो है भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दमोह में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों यहीं पर नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेंशन जो है कॉन्क्लेव जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है को सर्वश्रेष्ठ सिटी का स्थान मिला है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला है कछुआ संरक्षण रिजर्व है जो कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये कछुआ संरक्षण रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया जाएगा गोंडा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग और जो है टर्टल जो है सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से यहाँ पर कछुआ संरक्षण
प्रयास शुरू किया जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य जो है घाघरा नदी की जो सहायक नदी है, जो सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है, सरयू नदी, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश ने सेमी कंडक्टर नीति बनाई है। तो याद रखिएगा, जो योगी आदित्यनाथ हैं इन्होंने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में सेमी कंडक्टर नीति बनाई है। और यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव की भी लॉन्च किया गया है। तो सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित नाव लॉन्च किया गया है। रेलवे जो सुरक्षा बल है आरपीएफ, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है 67 जो अखिल भारतीय पुलिस जो है ड्यूटी मीट का जो है आयोजन यहाँ पर लखनऊ में किया गया है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर उबेर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। तो किसने शुरू की है दोस्तों? उबेर ने। और पीएम जो नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है बुलंदशहर में। दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वाराणसी और प्रयागराज ने प्राप्त किया है यहाँ पर स्थान। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अयोध्या में सबसे लंबी जो सोलर लाइट लाइन स्थापना का जो विश्व सोलर लाइट का रिकॉर्ड बनाया है, तो अयोध्या में बनाया है। यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र जो का शुभारंभ किया है। तो यूपी सरकार ने शुरू किया है राहत वाणी केंद्र। पीएम मोदी ने अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है। तो याद रखिएगा। ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है पैंगोंग त्सो झील पर, जो कि ये लद्दाख में झील है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो लद्दाख के पैंगोंग त्सो पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर जो है पिघलते हिमालयी ग्लेशियर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर लद्दाख की जो पैंगोंग झील है, यहाँ पर मैराथन में 7 देशों के करीब 120 धावकों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और मैराथन को जो है थिएस्ट्रन नाम दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि यह जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हिमालय जो है भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनको एक बार जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं वो है भृंगु, ठीक है, मच्छियाल और रेणुका, सूरताल, चंद्रताल, ये जो है हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें जो हैं वो डल झील है, बुलर झील है, ठीक है, अनंतनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, ये सभी जो झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। और मैंने बताया पैंगोंग त्सो झील जो है ये दोस्तों ये है लद्दाख की झील है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में जो झील है, देखिए उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल, डोडिलताल, देवताल, सुरपाताल और राक्षसताल और मालाताल, ये जो हैं दोस्तों उत्तराखंड की झीलें हैं। उड़ीसा में है चिल्का झील, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, सूरजकुंड झील ये है हरियाणा में, और सुखना झील जो है ये चंडीगढ़ की झील है, सुखना झील। तो याद रखिएगा ये सभी झीलें। सिक्किम में है सोंगमा झील है सिक्किम में, और लोनार झील और पोवाई झील ये महाराष्ट्र की झील है। बेलांदूर झील जो है वो कर्नाटक की झील है। बिम्बानाथ झील और अष्टमुदी झील ये केरल की झील है। और हुसैन सागर और नागार्जुन झील ये दोस्तों ये तेलंगाना की झीलें हैं, याद रखिएगा। राजस्थान में जो झीलें हैं वो है राजसंबंध, जयसंमद, संभर,
पुष्कर, ये सभी जो झीलें हैं ये राजस्थान की हैं। कोलेरू और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश की है। और कोडाइकनाल और काली बेली जो झील है ये तमिलनाडु की झीलें हैं। तो ये सभी दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट झीलें थी मैंने आपकी रिवीजन करवाया है, याद रखिएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, और नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो भारत के पहले जो स्किल इंडिया सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो संबलपुर में किया गया है। संबलपुर जो है वो उड़ीसा राज्य में है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए संबलपुर। दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। और यह स्किल इंडिया सेंटर जो है युवाओं को उद्योग कौशल में सशक्त बनाएगा। और इस केंद्र में लगभग 1200 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और उड़ीसा में जो अन्य कौशल भारत केंद्र हैं वो है अंगुल, भाद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में ये खुल रहे हैं। यहाँ पर जो है अन्य कौशल प्रशिक्षण खोले जा रहे हैं, याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं 2024 में जो प्रथम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का जो नाम बदला गया है वो बदला गया है आरोग्य मैत्री जो है कैंप रखा गया है। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो हैं जया वर्मा सिन्हा। भारत का पहला सौर मिशन है जो आदित्य L1 है। और CISF की पहली महिला जो निदेशक बनी है वो नीना सिंह बनी है। और विश्व का पहला मेथेन ईंधन वाला रॉकेट जो लॉन्च किया है वो चीन देश ने लॉन्च किया है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला अगर देश पूछे आप तो भारत बना है, याद रखिएगा। और जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो बिहार है। और देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय जो बना है वो हैदराबाद बना है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश बना है। और पहला राज्य जो है वो बिहार है, ये भी बात आप याद रखेंगे। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किसने की है, तो ये असम राज्य ने शुरू की है, याद रखना। दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों दी है 100% FDI की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है 100% जो FDI है इसको मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। आइए जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने अंतरिक्ष में 100% FDI की इजाज़त दे दी है। और इसका जो उद्देश्य है वो निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में निवेश के लिए आकर्षित करना, इसका जो है उद्देश्य बताया गया है। और दोस्तों जो है प्रत्यक्ष निवेश जो विदेशी निवेश है जान लेते हैं है क्या। तो किसी एक देश की जो कंपनी है दूसरे देश में किया गया जो निवेश है वही होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। तो समझ गए होंगे, किसी एक देश की जो कंपनी का जो दूसरे देश में जो किया गया जो निवेश है, पूंजी का जो निवेश है जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश जो निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी का प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, उसमें उसका पैसा जो है लगता है, तो याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों 2023 में स्वीडन की जो कंपनी है जिसका नाम है साब, ठीक है, साब, इसको पहली बार भारत में रक्षा उद्योग में जो है 100% FDI को मंजूरी मिल गई है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट। तो फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान है ये फ्रांस का, जिसका नाम है द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये दोस्तों है किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो ये इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं शशि थरूर को, तो ये है शशि थरूर। तो इन्हीं को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है,
याद रखिएगा दोस्तों। तो प्रख्यात लेखक हैं ये शशि थरूर और सांसद हैं शशि थरूर। प्रख्यात लेखक और सांसद जो शशि थरूर हैं, इनको जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। द लीजन ऑफ जो ऑनर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। और फ्रांस सरकार ने अगस्त 2022 में जो है शशि थरूर को पुरस्कार देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार जो है 20 फरवरी 2024 को जो है ये पुरस्कार लिया है और इन्हें दिया गया है। 20 फरवरी 2024 को दिया गया है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में जो शशि थरूर के बारे में। तो वर्तमान में जो शशि थरूर हैं वो केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। और शशि थरूर का जो करियर है वो 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो जिनेवा में शरणार्थियों के लिए संयुक्त सदस्य के रूप में शुरू हुआ है। और शशि थरूर की जो पुस्तकें हैं वो हैं पुस्तकें द ग्रेट इंडियन नॉवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, सो बिजनेस और द राइट ए नोबेल पुस्तक, और बुकलेट इन बगदाद इन्हीं की पुस्तक है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और B.R. अम्बेडकर, वह व्यक्ति जिसने भारत के जो के वंचितों को आज़ादी है। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं वो शशि थरूर की पुस्तकें हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। कुछ पुरस्कार के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वाफ्टा अवार्ड 2024 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है। और पुरस्कार 2023 जो है गुलजार और जो है सदगुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है, याद रखिएगा। और बात करें कि जल योद्धा पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश और नोएडा को मिला है। KPP जो है नाम्बियार पुरस्कार, ये बिना है S सोमनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों आज कल के रिवीजन क्लास की, तो कल का जो रिवीजन क्लास था दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये शाहरुख खान को मिला है। AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RIL के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अमीन साइनी का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो ये रेडियो एक संचालक थे, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे मेत्र राम यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य की विधानसभा ने मराठा संरक्षण विधेयक पास किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने पास किया है। वहीं पर दोस्तों हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये उत्तराखंड राज्य में की गई है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किस राज्य में की गई, वो किसने की है, तो ये की है WHO ने। तो याद रखिएगा कल का ये क्लास का रिवीजन था। और आज का जो स्टैटिक GK का जो रिवीजन है वो है संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध प्रमुखता किससे था, तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है, तो ये दोस्तों ले सकता है भारत का महान्यायवादी, और ये अनुच्छेद 76 में है, याद रखिएगा। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसे दी गई है, तो ये केवल राष्ट्रपति को दी गई है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों को विनिश्चय कौन करता है, तो ये करता है उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है, तो यह अनुच्छेद 61 में है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पेश करता है, तो संसद पेश करती है, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों स्टैटिक GK का रिवीजन। आज का हमारा जो है कल का प्रश्न था आपसे कि जो सुबिका पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है, तो ये है मणिपुर राज्य से। इसका राइट आंसर था मणिपुर, याद रखिएगा। और आज का हमारा प्रश्न है आपसे, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का जो रिकॉर्ड बनाया है ये किसने बनाया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
और ये भी बताइए कि हमारी वीडियो आपको आज कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हमारी कैसी लगी, इसका फीडबैक अवश्य दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।